पहले तो ये था। अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसमें क्या हुआ, कमेटी ऑफ टॉप 3 जजेस, मतलब कौन कौन, CJP, the 2 senior most judges की कमेटी बन गई। दे वुड टेक सो मोटो, वो सो मोटो लेंगे। यानी आर्टिकल 184 पार्ट 3 में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास हुआ था, वो चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस, उस पर मिलकर कमेटी शो मोटो का इस्तेमाल करती। ना अब 26 अमेंडमेंट में क्या हुआ, the show moto power would be exercised by the constitutional bench। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो सो मोटो पावर एक्सरसाइज करेगा, चीफ जस्टिस नहीं करेगा। तो ये पावर टेकन फ्रॉम सीजेपी से ले लिया गया, 3 सीनियर मोस्ट से लिया गया, गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया गया है। और दिस बेंच जो अभी बनाया गया है, बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच comprises upon 7 members। इस वक्त जो है ये कम ज्यादा हो सकता है, मिनिमम क्या है 5। कारण जो बना दिया गया है, अभी जो चीफ जस्टिस ने और इसकी टीम ने बना दिया है वो 7 पे है, एंड कुड बी मोर। इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब क्या 9 हो सकता है, कुड बी 9, 11 और मोर। आयशा तुम तो बेसिकली ना, यू आर द ओनली वन हु इज मैं टाइप कर रहा हूं, तुम जहां पे मैसेज कर रही हो वहां पे मैं ही टाइप कर रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। जो तो मोटो पावर का इस्तेमाल था वो अब सीजेपी नहीं लेता, वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का जो पैनल था वो नहीं लेता, वो तो गुड अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो कंपोजिशन होगी द मिनिमम 5 होगी।
वो 7 भी हो सकते, 9 भी हो सकते, 11 भी हो सकते। तो मतलब क्या सो मोटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चला गया, कोई और नहीं कर सकता। डन। दूसरा पॉइंट समझो, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाने लगा हूं, एंड दैट इज जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज द पावर ऑफ रिव्यू of the lawmaking by the parliament। याद रखो, आने वाले मैगजीन में मैं इस पर बहुत तफसील में बात करने वाला हूं। जुडिशरी के पास रिव्यू का पावर है। कैसे? इन 2 मैटर, 2 मामलात में। और वो क्या है? 1, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चढ़ा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ईजी पावर ऑफ CJP, powers of Supreme Judicial Council। ये कमेटीज हैं, ये स्ट्रक्चर के सवालात हैं। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, etc. whenever they being tempered by the parliament, यानी किसी एक कमेटी के या किसी एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट के, ऑर्गन ऑफ द स्टेट के, और वो कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के, किसी एक की भी पावर को कर्ब कर दे, कट कर दे, या किसी की पावर को बढ़ा दे एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। जुडिशरी इज ऑल पावरफुल टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बात तो समझो ज़ैनब, यही तो मेरा काम है। दूसरा सवाल क्या है? whenever it is the question of the spirit of the constitution, constitution के spirit का सवाल हो, like fundamental rights, fundamental rights का सवाल हो, और religious features in the constitution का सवाल हो, etc. Judiciary is all powerful to jump into the mud and challenge the legislation made by the parliament। ये कब डिसाइड हुआ कि ऐसा होना है? 2012 का जजमेंट है, और दूसरा 2015 के जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के, ये फुल कोर्ट के जजमेंट्स हैं। But parliamentarians
considered this powerful role of judiciary as judicial activism. Judicial activism है या इसको ये कहें interference है in the legislative power of parliament. ये पार्लियामेंटेरियन कहते रहे। अब क्या हुआ है? 26th Amendment retained the judicial review power with the Supreme Court of Pakistan, but made an unprecedented change. 26th Amendment ने जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही रखा है, लेकिन उसमें एक बड़ा मेजर चेंज कर दिया है। दिस रिव्यू power could be exercised by the constitutional bench, not by the whole Supreme Court और चीफ जस्टिस जो CJP है लेड सुप्रीम कोर्ट। न तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है ओवरऑल, न CJP लेड सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। क्यों? बिकॉज द पावर ऑफ deciding the bench for constitutional matters is now dominated by the government-led parliament. मैंने ये नहीं कहा पार्लियामेंट, गवर्नमेंट-लेड पार्लियामेंट उसको डोमिनेट करेगा। कैसे? Judicial Commission of Pakistan comprised upon 8 members in the past. पास्ट में 8 लोगों पे मुश्तमिल करता था। CJP, three senior most judges, ये हो गए 4। उसके बाद a retired judge, appointed by CJP। इसके अलावा फिर
Attorney General, Law Minister, and member of the Bar Council. पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, ये 8 लोगों पे मुश्तमिल था पहले. This is amended in the 26th Amendment. अमेंडमेंट में ये अमेंड कर दिया गया है. Now it comprises upon 13 members. अब इसमें 13 मेंबर्स है. 8 वही जो पहले थे, 8 वही जो पहले थे, मजीद 5 लाए गए हैं. 5 पार्लियामेंटेरियन, 5 पार्लियामेंटेरियंस लाए गए हैं, जिनमें से 2 फ्रॉम अपोजिशन, 2 from government benches, जो हुकूमत है, and 1 technocrat. 1 technocrat would be appointed by Speaker of the National Assembly. तो ये अब हो गए कितने मेंबर? 13. ना अब गवर्नमेंट के पास प्रैक्टिकल क्या आ गई है? मेजॉरिटी आ गई है. प्रैक्टिकल मेजॉरिटी विद द गवर्नमेंट. कैसे? अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, 2 हो गए. 2 फ्रॉम गवर्नमेंट बेंचेस. उसके बाद 1 अपॉइंटेड बाय स्पीकर. उसके बाद अ मेंबर फ्रॉम बार काउंसिल. ये 6 तो उनके पास पक्के हो गए. ये तो कोई इनसे छीन नहीं सकता. If any one of the judge tilts towards the क्या कहते हैं, गवर्नमेंट डोमिनेट कर जाता है. तो ये जो फॉर्मेशन है, अब वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, हाला वो प्रेसिडेंट ऑफ द बार काउंसिल, वो मेंबर भी हो सकता है, या वो खुद ज्वाइन कर दे, किसी को अपॉइंट कर दे, वो उसकी मर्जी है. डन. नाउ तो गवर्नमेंट के पास यहां पे बेंच में क्या आ गया है? मेजॉरिटी आ गई है. रिजल्टेंटली क्या होगा? अब की पॉइंट बताने लगो. रिजल्टेंटली सबर करो तुम लोग. रिजल्टेंटली the power of review of Supreme Court is strongly influenced by the government
led parliament. कैसे? Government is responsible. Normally, government is responsible for legislation. हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेशन के लिए. And government would also control the constitutional bench formation in front of which constitutional cases would be presented. Present किए जाएंगे. And it would not be necessarily headed by CJP. जो चीफ जस्टिस है जरूरी नहीं कि वो उसको हेड कर दे. As it had इसके हेड को मखसूस नाम दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो बेंच बना है उसका वो कौन है? मोइनुद्दीन है. मोइनुद्दीन जी सर. अब इससे क्या हुआ? तो प्रैक्टिकली जुडिशरी has been clipped of its power of review. जो पावर ऑफ रिव्यू है वो तो प्रैक्टिकली उससे छीन ली गई. क्यों? क्योंकि ये उस बेंच के सामने चैलेंज हो सकेगी जिस बेंच के बनाने में मेजॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट लेड पार्लियामेंटेरियन के पास. पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ओके. तीसरा की पॉइंट, द अपॉइंटमेंट of the CJP procedure for the appointment of CJP has been changed. कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आयशा, तमाम वो केसेस जो पार्लियामेंट ने जो भी लॉ पास कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इस बेंच के सामने जाएंगे. अब सीजेपी के अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो चेंज कर दिया गया है. कैसे? अर्लियर, ये मेरे पीछे तुम लोग नोट कर रहे हो और ये फिर फाइल बना के शेयर करोगे विद मारिया बी. डन? शेयर तुम लोगों ने नहीं किया तो मैं तुम लोगों को दोबारा फिर नहीं पढ़ाऊंगा. All right. Now, procedure for the appointment of CJP has been changed. How? Earlier,
प्रोसेस क्या था? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान would send the summary to the president of Pakistan. पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को वो समरी भेज, जिसमें the senior most judge would become the Chief Justice of Pakistan. ये तरीकेकार था. Now, अब क्या हुआ है? 26th Amendment में in 26th Amendment, a parliamentary committee comprises upon 12 members would नहीं 12 members है, 13 नहीं, would comprise upon 12 members would decide the name of the TJP among the top 3 judges. ये कैसे है? Eight members from the lower house in the National Assembly, 4 from upper house in the Senate. एक तो कंपोजिशन ये है. दूसरा, the membership in the committee would be decided on the basis of the total members, total ना को, proportional presence of a particular party की जो पार्लियामेंट में प्रेजेंस है, उसके बुनियाद पे. मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग दरमियान में ये क्या बातें कर रहे हो? एक मिनट, ये कौन कौन है? मैं एक जरा वाट को लगाऊं. एक तो चियार है, अक्सा है, ताइमा है, तुम लोगों को क्या मौत पड़ी है? ताइमा, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा उस्ताद हूं, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं या बुरा पढ़ाता हूं, ये तो अल्लाह को पता है, तुम लोगों को पता है. मेहनत बहुत करता हूं, सिंसियर पूरी तरीके से हूं. मेरे क्लास के दौरान
सॉरी ना कहो, नो 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 सॉरी, मेरे क्लास के दौरान ये चवल चीजें मत करो। और फिर अगर किसी को फिर कुछ मैंने कह दिया, जो कि अगर एक पार्टी के मिसाल के तौर पे 100 सीटें हैं तो उसके मुताबिक उसको मेंबरशिप मिलेगी, एक के 150 है उसके मुताबिक उसको मेंबरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द अपोजिशन एंड गवर्नमेंट नहीं है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो 4 मेंबर है वो तो 50-50 है, लेकिन उधर भी एक मेंबर ऐसा होगा जो कि स्पीकर अपॉइंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली हुकूमत को एज मिल गया। यहां पे गवर्नमेंट के पास हमेशा सिंपल मेजॉरिटी होती है, मतलब कितना, कम से कम 51%। तो इस कमेटी में भी गवर्नमेंट के पास ही मेजॉरिटी होगी। अगर 12 मेंबर है तो 12 में से 7 मेंबर हुकूमती बेंचेस के होंगे, कुछ भी हो, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, जितनी ज्यादा मेजॉरिटी में हुकूमत उतनी ज्यादा इसके मेंबर, लेकिन कम से कम इसके पास 7 मेंबर होंगे। पॉइंट क्लियर? अब ये 12 मेंबर डिसाइड करेंगे किसी भी जज को फ्रॉम द टॉप 3। हमने देखा 3rd नंबर को अपॉइंट किया गया, 2nd एंड 1st को अपॉइंट नहीं किया गया। अब इस पर क्रिटिक क्या है? Some of the constitutional experts call it the curbing of the powers of the Supreme Court. कैसे? A judge would be easily influenced by the government and his decision making process. As he or she would try to be in the good books of the government. अच्छा, some other experts, वो भी constitutional expert ही हैं, call it a step towards empowerment of the parliament. और वो क्या कहते हैं? Judges should always be appointed by parliament committee, then PM should advise the president to appoint a judge. किसी जज को और CJP को अपॉइंट करें।
मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज में ऐसा ही होता है। तो पाकिस्तान में जो हो गया है ये तो अच्छा हुआ है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करने की तरफ स्टेप था। अर्लियर क्या था? सीजेपी and Judicial Commission of Pakistan had ultra power. इतने प्यार से तुमने कह दिया, अब मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तो पार्लियामेंट से है, वो तो इलेक्टेड लोग हैं या सेनेट से लोग हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो जजेस होते हैं। कल आपके जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें 13 लोग हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं सारे के सारे, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नो, जीसीपी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नो नो नो, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ग्रुप है जिनमें से चीफ जस्टिस उसको हेड करता है। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 4 हो गए। उसके बाद एक रिटायर्ड जज होता है जिसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, 5 हो गए। ये तो जजेस हैं। उसके बाद पार्लियामेंट, एक उसमें से क्या कहते हैं, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर होता है, 6 हो गए। एक अटॉर्नी जनरल होता है जो हुकूमत का मेंबर होता है। एक लॉ मिनिस्टर है जो हुकूमत का होता है। ये 6, 7, 8 हो गए। पहले ये 8 थे, अब 5 मजीद ऐड कर दिए गए और वो पार्लियामेंटेरियन है। वो जो 5 मजीद ऐड हुए वो पार्लियामेंटेरियन है। सीजेपी फिर क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस के अलावा, वो 4 जजेस के अलावा और एक बार काउंसिल के बंदे के अलावा, जो टोटल हो गए कितने? 6 लोग। इनके अलावा बकिया तमाम क्या है? पार्लियामेंट की हुकूमत के लोग हैं। लॉ मिनिस्टर भी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत का। अटॉर्नी जनरल वो वकील होता है जो हुकूमत के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रेजेंट करता है। तो ये जो जेसीपी है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली कई सारे जो जुडिशरी के रिलेटेड मसले हैं वो देखती है। एक बड़ा मसला वो क्या देखती है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा या जो बनाया जाता है वो कौन बनाता है? जेसीपी बनाता है। कल जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा था जिसमें 13 लोग बैठे थे। उन 13 लोगों ने डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की साइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि 7 लोगों पे मुश्तमिल होती है। अब समझ आ गई है? काश तुम सामने होती मजलिस। ऑलराइट, गुड। तो एक और काम हुआ है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वुड evaluate
the performance of judges of the Supreme Court and High Court. सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के जजेस की परफॉर्मेंस को अब कौन एवेल्युएट करेगा? जेसीपी। प्रीवियस क्या था? प्रीवियस मेथड या पैटर्न वाज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और ये कौन है? ऑल जजेस, ये तमाम के तमाम जजेस हैं। कौन कौन इसमें? सीजेपी, 2 सीनियर मोस्ट जजेस of the Supreme Court and 2 senior most chief justices of the High Court. ये 5 लोगों पे मुश्तमिल हुआ करती थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसमें चीफ जस्टिस होता था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब उनमें से कोई शायद इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का होता या लाहौर का होता या जिसका भी होता, लेकिन टॉप सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो इन तमाम 4 चीफ जस्टिस, इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, क्वेटा हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, ये 5 हाई कोर्ट्स हैं। इनमें से जो सीनियर मोस्ट 2 होते वो इसका मेंबर बन, तो उनके पास पावर क्या था? द केस ऑफ अ जज वुड बी प्रेजेंटेड, उसके सामने प्रेजेंट किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपका जो एक्स सीजेपी था, तब या वो क्या था? जो एक्स सीजेपी था बाई देन क्या था? द प्यूने जज था। प्यूने जज मतलब क्या? द सीनियर मोस्ट जज। तब सीनियर मोस्ट जज था, ईसा की बात कर रहा हूं, उसका केस इसके सामने आया। जस्टिस शौकत सदीकी का केस आया था इसके सामने। और उसको रिमूव किया गया था, इसी के सामने लाया गया। तो पहले तरीकाकार क्या था? द एवेल्युएशन ऑफ अ जज was to be done by the, यानी उसके खिलाफ केस जाता था, कोई एवेल्युएशन का तरीकाकार मजीद नहीं था। अगर किसी जज के खिलाफ कोई केस है तो वो केस कौन करता? गवर्नमेंट करता। गवर्नमेंट वुड फाइल अ केस, और वो कौन करता? प्रेसिडेंट करता, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। पीएम के एडवाइस पर प्रेसिडेंट करता, किसके पास? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास। कि ये फलाने जज पे हमें ये एतराजात हैं, ये आप देख लें, तो वो केस फाइट होता। जो पीटीआई वाले कहते हैं कि फाइज ईसा साहब ने हमारे खिलाफ फैसले दिए और सख्त फैसले दिए और वो पर्सनल हुआ हमारे साथ, खास तौर पे बल्ले के केस पे। और एक चीज तो बड़ी क्लियरली नजर आ रही थी कि वो पीटीआई रिलेटेड केसेस को नहीं सुनते थे या डिले करते थे। वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सीजीपी के खिलाफ, यानी उस वक्त जब ये सीनियर मोस्ट जज थे, उनके खिलाफ हमने केस किया था। कहां पे? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो पहले तरीकाकार तो ये था। अब क्या हो गया है?
जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एवेल्युएट करेगा। 26th अमेंडमेंट में क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान would evaluate the performance of a judge. जज की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेगा। ना जो सपोर्टर्स हैं ऑफ द अमेंडमेंट वो क्या कहते हैं? सपोर्टेड, वो सपोर्ट करते हैं। एज द पार्लियामेंट is given representation in the Judicial Commission of Pakistan to evaluate the performance of a judge. अपोजर्स क्या कह रहे हैं? Government has got the tactical control over the जज। जज के ऊपर उसके कंट्रोल आ गया। कैसे? JCP is dominated by गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, गवर्नमेंट इसको डोमिनेट करती है। If a particular judge gives decision against the government, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन देता है, he may lose his job as his case would be brought before the Judicial Commission of Pakistan, where the government has the majority. जहां पे हुकूमत के पास मेजॉरिटी है। It means, इसका मतलब क्या? The tenure protection of a judge is compromised in the 26th Amendment. मतलब क्या? किसी जज के खिलाफ हुकूमत हो जाए, जुडिशियल कमीशन बुला लेंगे तो टेन्योर प्रोटेक्शन नहीं होगा। जब टेन्योर प्रोटेक्शन नहीं होगा, इट मींस it would be difficult for a judge to go, to decide as per his own will, जो उसकी अपनी मर्जी है
उसके मुताबिक वो या और मेरिट विल के मुताबिक या मेरिट के मुताबिक डिसाइड करे, ये जरूरी नहीं अब ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, ऊपर मैंने एक पॉइंट रेस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में मैंने पॉइंट रेस किया था, उस पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है वो क्या है? वो क्रिटिक तो मैंने कर दी, लेकिन वहां पे एक फ्रेज ऐड जरूर करो, एंड दैट इज constitutional bench is considered as a court within a court. कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट है, that is not controlled by the CJP. CJP कंट्रोल नहीं है, rather गवर्नमेंट है। तो इससे क्या हुआ है? The dichotomy of power जो trichotomy of power है has been disturbed. कैसे? Judiciary has been made subservient to the government. अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी। ये बात क्लियर? एक और पॉइंट जो जुडिशरी से बाहर का पॉइंट है वो भी ऐड करना जरूरी। 26th amendment also empowers the election commission of Pakistan even more. वो कैसे? Originally, the chief election commissioner and the members of the election commission were to be appointed by the government and opposition, especially PM and opposition leader. ये तरीकाकार था। It is still the same in the 26th amendment. यहां तक तो सेम है, but
Now, the Chief Election Commissioner and the members of the Election Commission may continue after 5 years of their tenure completion until the new Chief Election Commissioner or the members are not appointed. मतलब क्या, ये जो आपका इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है ये बैठा रहेगा। क्यों? हुकूमत एग्री करेगी ही नहीं अपोजिशन के साथ, नए मेंबर्स पे एग्री नहीं करेगी तो ये लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई टाइम फ्रेम नहीं दी गई। Is it clear? ये हो गया। Okay, now we need to take a break for a while, okay? 15 minutes. तब तक तुम लोग टॉपिक डिसाइड कर लो। एक काम करते रहो, जब भी मेरी क्लास हो तो मेरे क्लास से पहले तुम लोग आपस में टॉपिक डिसाइड किया करो, ठीक है? ये मैंने एक टाइटल बनाने की कोशिश की, तुमने सीधा पॉइंट बना दी। ब्रिक्स समिट 2024 heading थी, ब्रिक्स समिट 2024, its objectives, opportunities and hurdles, ये टॉपिक होता, ठीक है? नाउ पहला की पॉइंट जो हम यहाँ पे एलेबोरेट करने लगे हैं, BRICS is the emerging BRICS नहीं, BRICS प्लस, ऊपर प्लस लिख दो, BRICS प्लस, वही एस लिख दो, ब्रिक्स के साथ एस भी लिख दो, BRICS प्लस is the emerging economic bloc। ये हमारा की हेड है। कैसे इसको एलेबोरेट कर रहा हूं, इसका पहला एक पॉइंट, the world emerging GDP is of BRICS। प्लस कैसे, एक मिनट ये एक्सप्लेन करने लगा हूं। In 2007, in 2008, in the year 2008, the total GDP size of China was around $4 trillion.
In 2024, it is approximately $19.5 trillion. And by 2035, it is estimated to be above $30 trillion. ये सेंटेंस कंटिन्यूएशन में रहे, अलग छोटे छोटे चंक्स ना बनाओ। हाँ जी, ऐसे हमने सिर्फ एक चाइना एक्सप्लेन किया, फुल स्टॉप। उसके बाद in 2008 the total GDP size of India was around $1 trillion. Of India was around $1 trillion. In 2024, it is approaching $4 trillion. And by 2035, it would be approaching 4 trillion, 4. And by 2035, it would be above $8 trillion. In 2015, the total GDP size of BRICS was approximately 17% of the world economy. In 2024, it has reached to almost 30% of the world economy. 30% of the world economy. By 2040, it would be well above 46%. It would be well above 46% of the world GDP size. इन तमाम बातों के लिए मैंने सोर्स कोड किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो पहला सेंटेंस लिखो, अभी टॉपिक स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाता, ये मैंने सिर्फ क्वांटिफिकेशन कर दी। ऊपर पहला सेंटेंस बनाओ 2008 से पहले। ब्रिक्स is the emerging economic bloc with a total size of more than 30% of the world GDP.
which is bigger than the GDP of the G7 countries. G7 countries में जापान के अलावा बाकी तमाम वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये ममालिक है, कनाडा है। Done? ये पिछला जो नीचे वो उसके साथ मर्ज कर दो। हाँ जी, मर्ज कर दो पूरा। पॉइंट 2 इसका बनाओ, इसी यानी रोमन 1 का पॉइंट 2 बनाओ। There is emerging, increasing trade, increasing intra-organizational trade. कैसे? Almost all the BRICS plus nations are the emerging economic power. तमाम ब्रिक्स नेशन जो हैं, ब्रिक्स प्लस नेशंस are emerging economic power. Are the emerging economic power. China with an almost $20 trillion of economy. China with almost 20 trillion, almost 20 trillion. India of 4 trillion. Brazil well above 2 trillion. Russia also above $2 trillion of economy. अच्छा, ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ये बात यूं होनी चाहिए थी। मेरे जहन में वो ट्रेड था ना। अब ट्रेड की बात कैसे करते? चलो लिख दिया, कोई बात नहीं, अब इसमें वो करते जाओ। The major hydrocarbon producers are the BRICS members. BRICS plus members. जी, कैसे? Almost 23% of the hydrocarbon reservoirs are in the BRICS members. 23% of the hydrocarbon reservoir यहाँ पे है।
where Russia is the top producer and exporter of gas and second largest exporter of oil in the world. Where Russia, the top exporter of gas, the second largest exporter of oil in the world. Iran, the fourth largest producer and could be the exporter of gas. And the fifth largest producer and exporter of oil once sanctions being removed. अब जरा आप मुंह बंद करोगे तुम सेफ Brazil is another major producer, and so is UAE. But once Saudi Arabia joins as a permanent member, याद रखो सऊदी अरेबिया को परमानेंट मेंबरशिप दी गई है, लेकिन उसने एज अ परमानेंट मेंबर ज्वाइन नहीं किया है। सिर्फ ये कंफ्यूजन है, अब समझ आई तुम्हें? Once it becomes the permanent member, joins the permanent member, the BRICS hydrocarbon capacity would be approximately 33%. 30 भी नहीं, 33%. I know you are mashallah very talented, लेकिन बाप ना बनो। मजा आया? Okay. अब आगे इसको मजीद एलाबोरेट करो। Hold on. The world largest hydrocarbon producers are here. Continue करो, वही है, प्रकार चेंज करने की जरूरत नहीं है। The world largest hydrocarbon producers are here, are the members of BRICS. And the world largest consumer of hydrocarbons, that is China and India, are also the members of BRICS. And the world largest consumer of hydrocarbons are China and India, are also the members of BRICS. In the recent years, there has been a phenomenal increase. ये सेंटेंस यहाँ पे ना लिखो, ये सेंटेंस ऊपर लिखो, जहां पे हाँ जी काटना से ऊपर जो मैंने तीसरा लाइन दिया था ना, जो द मेजर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसर, थर्ड लाइन पे, हाँ जी गुड. In the recent years, there has been a substantial increase in the hydrocarbon trade among the BRICS member nations. Now, अब नीचे फिर आ जाओ. उनसे कंटिन्यू करो. हाँ जी. There is not only an increase in the oil trade, yeah, energy trade, but
defense trade, technological trade, in defense commodities, technological commodities, and general consumer goods का trade भी क्या हो रहा है? Substantially increase हो रहा है. Substantial increase in the trade of defense commodities, technological equipments, and general consumer goods. पहले दो लाइन बिठा दो ऊपर वाले. नहीं, ऊपर जो हमने ऑलमोस्ट जीडीपी हो जो पहले, हाँ जी, ये दो उठा दो, क्योंकि ये पैराग्राफ के साथ टैली नहीं करते. डॉलर तक मिटाओ. गुड. तो हमने यहाँ पे कौन सा आइडिया एक्सप्लेन किया? इंक्रीजिंग इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेड हमने एक्सप्लेन किया. डन. नेक्स्ट, तीसरा इसी का थर्ड पॉइंट बनाओ. The rise of new development bank. Would, अच्छा, अब इसे क्या होगा? The rise of the new development bank, ब्रैकेट में लिख दे NDB. Rise of the new development bank, NDB. The rise of the new development bank, इच्छा, would help the BRICS nations to raise their monetary collaboration with each other, with one another. कैसे? Monetary collaboration with one another. Majority of the countries of the global south remained dependent on IMF and World Bank. Where IMF provides loan for financing balance of payment crisis, where IMF provides loan for financing balance of payment crisis. Balance of payment का मतलब क्या? डॉलर crisis. And budgetary crisis, budgetary crisis. While World Bank provides loan for
developmental project. New Development Bank has combined all the three. Yeah, New Development Bank would perform all the tasks of IMF and World Bank. China contributed $41 billion. Russia, India, and Brazil, $18 billion each. And South Africa, $12 billion. The newly added members would also make their new financial contribution. Again, the more the member nations of BRICS, the more the capacity of New Development Bank. BRICS नहीं, BRICS है तेरी ऐसी की तेरी. BRICS plus. हाँ जी, the more the members of BRICS, the more the financial capacities of NDB. इसी तरीके से, the more the rise in the GDP growth, the more the growth in the GDP, the more the growth in the GDP of the BRICS nations, the more the financial capacities of NDB. The more the financial capacities of NDB. Capacities of NDB. The more the decline in the role of IMF and World Bank in the economies of the global south. The more the decline in the role of the economies of World Bank and IMF and the economies of the global south. उरूज ये भी तो है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ऑप्शंस बढ़ जाएंगे. उस पर आ रहा हूं, सब्र करो ना. BRICS, New Development Bank also has more democratic feature than IMF. Democratic features than IMF. And World Bank. कैसे? And the Western monetary bodies
the voting right, the voting share is decided, the voting share is decided on the basis of the GDP size of the country. यानी जो वोटिंग शेयर है वो जीडीपी साइज के बुनियाद पे है, where US and Europe dominate. While जरा तेज चलो, अभी लेक्चर बहुत बाकी है. While in NDB every member has equal voting right, irrespective of their financial contribution to the bank or the GDP size of the country. Irrespective of the financial contribution to the bank or the GDP size of the member country. अब सिर्फ ये पैराग्राफ पसंद आया तुम्हें? नेक्स्ट. ये तो हमने डिस्कस किए कुछ बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी. ऊपर जाओ, हेडिंग हमने क्या बनाया था? हाँ, इमर्जिंग ब्लॉक यानी अपॉर्चुनिटी. ठीक है. नाउ अब दूसरा हेडिंग बनाओ, नीचे जाओ, पॉइंट नंबर 2. The increasing frustration in the BRICS nation. Increasing frustration in the BRICS nation नहीं, अभी ये हेडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है. Because of the weaponization of dollar and SWIFT system. Because of weaponization of dollar and SWIFT system. SWIFT, SWIFT. SWIFT को कैपिटल कर दो. पूरा कैपिटल कर दो यार. SWIFT को कैपिटल कर दो. SWIFT. हाँ जी. All right. Now, बताओ ये इसका point number 1. The international trade is mainly dollarized, which does not suit Russia, China, in particular. ठीक है, बस इन पे हेडिंग बना दो. Now कैसे? International trade is dollarized. Has been dollarized since a Bretton Woods system. Britain ये है BRETTON, Britain Woods system.
WOODS, Woods, Bretton Woods system, जी. Since Bretton Woods system and petrodollar agreement, Bretton Woods system of 1945, ये किसी दिन पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ा. 1945 and petrodollar agreement, PETRO, petrodollar agreement of 1974. Dollarized the international trade. इसने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलराइज कर दिया. Resultantly, majority of the world countries, including all the BRICS nations, majority of the world countries including all the BRICS nations, conduct a majority of their trade in dollars. US has used its adversaries. Whether it is North Korea, Iran, or now Russia. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ. इसी के साथ कंटिन्यू आइडिया है. रशिया या मॉस्को लिख दो, रशिया पहले लिखा हुआ है. मॉस्को सक्सेसफुली मैनेज्ड द sanctions of Europe. Successfully managed the sanctions of Europe. The sanctions of Europe by reducing their oil and gas import from Russia. और ये कैसे किया? Moscow successfully managed the sanctions of Europe by reducing their oil import from Russia, as the country found China and India as a major alternative market for the Russian hydrocarbon. Hydrocarbon means oil and gas. वो तो रशिया ने काउंटर कर दिए. वो सैंक्शन जो यूरोप ने लगाए थे वो तो काउंटर कर दिए कि एक्सपोर्ट ऑफ रशिया में कमी नहीं आई. एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया कमी नहीं आई. Yet again, Russia
is faced with a serious challenge. Of depleting dollar reserve. Depleting dollar reserve. वो कैसे? As it cannot get dollars in return of the export of oil and gas to any country in the world. It does not get dollars. को डॉलर नहीं मिलता. It means dollar is used as a weapon. का मतलब क्या? Dollar is used as a weapon against Russia too. रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है. Next paragraph. Therefore, Russia. अच्छा, एक मिनट. एक बात और भी ऐड कर दो. If China annexes Taiwan, अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करता है, it would face dollar sanctions from America. Therefore, China next paragraph. Therefore, China and Russia, and other BRICS members have to minimize their dependency on dollar. उनको डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ रही है. The first major faction adopted is a currency swap agreement. Currency swap agreement. Currency swap agreement where the BRICS members trade with each other by swapping their currencies with each other. With one another. Swapping their currencies with one another. But this would not be suffice. ये काफी नहीं होगा. Therefore, a new idea called BRICS Pay has been introduced. BRICS Pay introduced हुआ है. BRICS Pay introduced हुआ है. It is a kind of a card, a kind of ATM card है. In which countries would conduct their sale purchase with each other.
this also would not be suffice. ये भी काफी नहीं हो suffice. Would not be suffice. काफी नहीं होगा. Therefore, ये काफी नहीं होगा. And the member nations would have to go for a common currency. Common currency के लिए जाएंगे. Common currency could be a paper currency. Paper currency हो सकती है, like Euro of European Union, or even a cryptocurrency. Which has more chances, जिसके chances ज्यादा हैं. देखो मैंने चैलेंज भी बता दिया, फॉरेन सोल्यूशन भी बता रहा हूं. इसमें BRICS members know well, उनको पता है that they do not have much of a time left. उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. And have to introduce and implement the new currency the sooner. ये जो इस वक्त ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो 24th कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो सबसे की पॉइंट था वो ये था. पॉइंट नंबर 2, एक और पॉइंट. चाइना कर दे, बाकी छोड़ दे. ऊपर की हेडिंग में ये एंड हटा दे. BRICS members need an alternative to SWIFT. क्या मतलब? Now, SWIFT is a Brussels-based Europe-US-led organization. Brussels-based Europe and US-led organization having the responsibility of shifting information regarding transaction from one bank to another. Regarding transaction from one bank to another. Across the world. There are more than 11,000 commercial
banks and almost all the state banks of the world countries are connected, and almost all hai, almost hata de, and all the state banks of the world countries are connected with the Brussels-based SWIFT system. ये with SWIFT, बस ब्रसल पहले लिखा हुआ है, SWIFT, with SWIFT. Now, when US and Europe imposed sanctions, जब US और यूरोप sanctions impose करते हैं, they are not only of the commodities, वो sanctions सिर्फ commodities के नहीं होते, not only of the commodity, on commodities, they are not only on commodities. And trading in dollar, but banks of a country are being delinked by SWIFT. Are being delinked, detached, delinked, को डीलिंग करते हैं, बी नहीं, डी, हाँ जी, delinked by SWIFT. Russia is currently facing the same problem. रोज खुदाई दे मराका छोटी कला की Russia is currently facing the same problem where its state bank and 7 major commercial banks are being delinked by SWIFT. Seven major commercial banks are faced with sanctions by SWIFT. Faced with the sanctions, faced with sanctions by SWIFT. Faced with sanctions, sanctioned नहीं. China fears the same. China को यही fear है. If it annexes Taiwan, SWIFT would do the same. SWIFT would do the same to Chinese banks as it did to Russian banks. Right? Therefore, next paragraph. Therefore,
BRICS needs to have its own payment and information system. A financial and transaction information system. You will go. Information नहीं फिर payment and financial transaction information system. Currently, China has its own payment and transaction system operating in 46 countries. But at a minor scale. Minor scale पे है, and it deals minor scale नहीं, minor मड़क उदय जमड़का minor scale. देखो सेफ भी तुम्हारा मजाक उड़ा, सेफ पता खुदाई मड़की. ओके, मैं भी पता क्या खामा खाओ नहीं, क्या कहते हैं वो की तरफ बददुआएं देता रहता हूँ. तुम्हें ये लैंग्वेज नहीं आती तो हु केयर्स, तुम्हें ये लैंग्वेज आती है कि नहीं आती. मैं तो कम से कम अपना दिल का ब्लास्ट निकाल रहा हूँ ना. नहीं 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 नहीं, ये मैटर नहीं करता. और को पश्तो को इतने मजे की जुबान नहीं कि मैं हाँ बस सिर्फ अपना ब्लास्ट निकाल रहा हूँ. सो 46 कंट्री में तो ये है, लेकिन माइनर स्केल पे है. एंड इट डील्स विद युआन, एंड इट डील्स युआन. And it may not be accepted by China or even by India, or even by Russia. Therefore, BRICS needs to reach out a consensus to establish its own transaction system. क्लास एक मिनट कमल, मैं थोड़ा सा अभी क्लास खत्म करने लगा हूँ. ये इसके बाद जो बकिया इसी टॉपिक पे चीजें आपको चाहिए. पिछले साल भी जी फरिया छुट्टी कर रहा हूँ. पिछले साल रिवीजन क्लासेस मैंने ली थी, उसमें मैंने ब्रिक्स का बताया था कि ब्रिक्स के चैलेंजेस क्या हैं. इसके अलावा जो मैंने बता दिए वो पिछले साल वाले हैं, आप उसमें ऐड कर दीजिए. ठीक है, बाकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, मैंने बिल्कुल कंटेम्प्रेरी पढ़ाया. यूट्यूब नोवा चैनल पे जो 2023 के 24 के जो एग्जाम के लिए मेरे ख्याल में जनवरी के एंड में मैंने ये लेक्चर लिए होंगे. आप वो या फरवरी के स्टार्ट में आप वो लोग सुन लें. डन.
साइमा और अरूज, तुम लोगों को कंवल ने बिल्कुल सही डांटा। तुम लोग दोनों ना आयशा तुम मेरी उधर क्लास ले लो। तुम दोनों जो है ना दुनिया जहान के होता है और लांग पे खत्म होता है। चलो क्या नाम है, अबीर डन। ओके, मुझे इजाजत। टाइम खुदा की